कुछ समय पहले किसी गांव में नंदिनी नाम की एक औरत अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। नंदिनी और उसकी बेटियां चूड़ियां बेचने का काम करती थी। इसी से उनका गुजारा चलता था। फिर कुछ समय बाद नंदिनी अपनी 5 बेटियों की शादी तय कर देती है, लेकिन लड़के वाले दहेज में बहुत सारे पैसे मांगते हैं। माँ, लड़के वाले तो ढेर सारा दहेज मांग रहे हैं, अब तुम इतना सारा दहेज कैसे दोगी? हाँ माँ, हम तो गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं सालों से एक बैंक में पैसे जमा कर रही हूँ। मैं कल ही सारे पैसे निकाल कर ले आऊंगी। फिर अगले दिन नंदिनी बैंक में पैसे निकालने पहुँच जाती है, लेकिन अपने अकाउंट से सारे पैसे गायब देख उसके होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जब नंदिनी इस बारे में बैंक के मैनेजर से बात करती है, तो बैंक का मैनेजर उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। अरे बहन, तुमने इस बैंक में खाता खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये मैनेजर बहुत बड़ा धोखेबाज है। इसने तुम्हारी तरह बहुत सारे लोगों के पैसे हड़प लिए हैं। अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते। हे भगवान, मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बिना पैसों के मेरी बेटियों की शादी टूट जाएगी। उसके बाद नंदिनी घर जाकर अपनी बेटियों को सारी बात बता देती है। माँ, अब तो सिर्फ एक ही उपाय है, हमें पहाड़ी के पीछे वाली नदी के पास जाना होगा। मैंने सुना है वहाँ एक शक्तिशाली जलपरी रहती है, हमें उससे मदद मांगनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो जलपरी हमारी मदद करेगी। लेकिन बेटी, वो जलपरी अच्छी है या बुरी हमें तो कुछ भी नहीं पता। कहीं वहाँ जाकर कोई मुसीबत न खड़ी हो जाए। तुम चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन वो 5 बहनें पहाड़ी के पीछे वाली नदी के किनारे पहुँच जाती हैं। उसके बाद वो सभी आवाज देकर जलपरी को बुलाने लगती हैं। थोड़ी ही देर में नदी के अंदर से एक खूबसूरत जलपरी बाहर निकल आती है। तुम सब कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? हम सब बहुत गरीब हैं, हमारी शादी तय हो गई है, लेकिन हमारी माँ के पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, इसलिए हम सब आपके पास मदद मांगने आई हैं। हमने सुना है आप बहुत शक्तिशाली हो, दया करके हमारी लाचारी पर तरस खाइए और हमारे पैसों की समस्या दूर कर दीजिए। उन 5 की दुख भरी बातें सुनकर जलपरी को उन पर तरस आ जाता है। उसके बाद जलपरी उन बहनों को सोने की 2 सैंडल देते हुए कहती है, इन दोनों सैंडल से तुम जिस मुर्गी की पिटाई करोगी वो मुर्गी सोने की बन जाएगी। लेकिन हाँ, इस सैंडल का इस्तेमाल तुम सब सिर्फ एक दिन के लिए ही कर सकती हो। कल ठीक इसी वक्त यहाँ आकर तुम मुझे मेरी दोनों सैंडल लौटा देना। ठीक है जलपरी जी, हम कल इसी वक्त आपकी दोनों सैंडल लौटा देंगे। उसके बाद जलपरी का शुक्रिया अदा कर 5 बहनें अपने गांव लौट जाती हैं। फिर वो सभी कुछ मुर्गियों को पकड़कर जादुई सैंडल से उनकी पिटाई करने लगती हैं। देखते ही देखते वो सारी मुर्गियां सोने के रूप में बदल जाती हैं। ये देख सभी बहनें खुशी से उछल पड़ती हैं। उसके बाद वो 5 सारी सोने की मुर्गियां शहर में बेच देती हैं और बदले में उन्हें ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। ये देखो माँ, हमारे पास कितने सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं, अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सब उस दयालु जलपरी की वजह से हुआ है। चलो अब उसे उसकी दोनों सैंडलें वापस कर देते हैं। फिर 5 बहनें जलपरी की दोनों सैंडल लेकर नदी की ओर जाने लगती हैं। लेकिन तभी रास्ते में कुछ लड़कियां उनका रास्ता रोक लेती हैं। उन सभी लड़कियों के हाथों में बड़ी बड़ी तलवारें थी। देखो, मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम सब ने इन दोनों जादुई सैंडल का इस्तेमाल करके ढेर सारी मुर्गियों को सोने के रूप में बदला है। चलो ये दोनों सैंडल हमारे हवाले कर दो, वरना तुम सभी बेमौत मारी जाओगी। अरे अचानक ये कैसी मुसीबत आ गई, अब हम क्या करें? जलपरी ने बहुत विश्वास करके हमें ये दोनों सैंडल दी हैं। हमें उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इन दोनों सैंडलों की हिफाजत करनी होगी। लेकिन हम क्या करें? इन सब के पास तो बड़ी बड़ी तलवार है। तभी एक जादुई सैंडल से आवाज आती है, तुम सब चिंता मत करो, हम दोनों इन सभी लड़कियों को सबक सिखाएंगे। फिर अगले ही पल दोनों सैंडलों के अंदर से ढेर सारे काले रंग का पानी उन सभी लड़कियों के ऊपर गिरने लगता है। मर गई रे, मेरे शरीर में बहुत जलन हो रही है, अरे कोई बचाओ मुझे। इस तरह वो सभी लड़कियां दर्द के मारे रोने लगती हैं। फिर थोड़ी ही देर में उन सभी लड़कियों का शरीर पत्थर की मूर्ति के रूप में बदल जाता है। अब ये सभी लड़कियां 1 महीने तक इसी तरह पत्थर की मूर्ति बनी रहेंगी। इस तरह उन सभी लालची लड़कियों को उनका सबक मिल जाता है।
दूसरी तरफ पांचों बहनें जलपरी को उसकी जादुई सैंडल लौटा देती हैं। फिर कुछ दिनों बाद उन पांचों की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। सभी बहनें अपने ससुराल जाकर हंसी खुशी रहने लगती। बहुत समय पहले तारा और निकिता नाम की दो बहनें एक राज्य में राज करती थी। वो दोनों बहुत ही नेक और दयालु थी। दोनों बहनों को घूमने फिरने का बहुत शौक था। दोनों हर संडे अपने राज्य के जंगलों में घूमने जाती थी। इसी तरह एक संडे दोनों घोड़े पर बैठकर जंगल की सैर कर रही थी। काफी देर जंगल में घूमने के बाद उन दोनों को बहुत भूख और प्यास लगती है, लेकिन उस दिन जल्दबाजी में वो दोनों खाना और पानी ले जाना भूल गई थी। मुझे बहुत भूख लगी है, साथ ही प्यास से गला सूखा जा रहा है। अगर जल्दी मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं बेहोश होकर यहीं गिर पड़ूंगी। चिंता मत कर, थोड़ी दूर चलते हैं, शायद हमें कोई गांव मिल जाए। उसके बाद हम दोनों भरपेट खाना खाएंगे। फिर दोनों बहनें अपना घोड़ा दौड़ाकर आगे आते हुए बढ़ने लगती हैं। तभी उन्हें अपने सामने एक झोपड़ी दिखाई देती है। झोपड़ी को देख दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और फौरन झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। तभी कंचन नाम की एक लड़की दरवाजा खोलती है। सुनो लड़की, हमें बहुत भूख लगी है, क्या तुम हमें खाना खिला सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने अभी अभी गरम खाना बनाया है। आप दोनों अंदर आइए, मैं आप दोनों को गर्मा गर्म खाना खिलाऊंगी। ये सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं। फिर कंचन रसोई घर में चली जाती है। इन दोनों के बाल सोने और चांदी के हैं। मुझे किसी भी तरह इन दोनों के बाल हासिल करने होंगे। उसके बाद उन बालों को बाजार में बेचने से मुझे ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। फिर लालच में पड़कर कंचन रसोई घर में रखा चाकू उठाकर उन दोनों बहनों के सामने पहुंच जाती है। अरे ये क्या, तुम तो हमारे लिए खाना लेने गई थी, फिर तुम ये चाकू लेकर क्यों आई हो? क्योंकि मुझे तुम दोनों के बाल चाहिए। अगर तुम दोनों ने जरा भी नखरे दिखाए तो मैं उसी से तुम दोनों की गर्दन काट दूंगी। नहीं नहीं, हमारे बालों को मत काटो, ये कोई साधारण बाल नहीं है। इनके कटते ही हम दोनों अंधे हो जाएंगे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस तुम दोनों के सोने और चांदी के बाल चाहिए। उसके बाद कंचन एक बड़े डंडे से दोनों बहनों की खूब पिटाई करती है और फिर चाकू से उनके सिर के सारे बाल काट लेती है। बालों के कटते ही दोनों बहनें पूरी तरह अंधी हो जाती हैं। उसके बाद कंचन दोनों को जंगल में छोड़ देती है। फिर काफी देर भटकने के बाद दोनों बहनें किसी तरह अपने महल पहुंचती हैं, लेकिन दोनों बहनों को देख सभी दरबारी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अरे ये क्या, ये दोनों तो अंधी हो गई। लगता है किसी ने इन्हें बेवकूफ बनाकर इनके बाल काट लिए। अब ये दोनों हमारी रानी बनने के लायक नहीं रही। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, अभी दोनों अंधी हो चुकी है। कानून के मुताबिक इन्हें राजगद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं है। चलो इन्हें धक्के देकर महल से बाहर भगा दो। इस तरह उन दोनों बहनों को महल से बाहर भगा दिया जाता है। बेचारी दोनों बहनें रोती हुई सड़कों पर भटकने लगती हैं। तभी एक दयालु जादूगरनी की नजर उन दोनों पर पड़ती है। अरे, ये दोनों रानियां इस तरह अंधी बनकर सड़कों पर क्यों भटक रही हैं? आखिर इनके साथ क्या हुआ? उसके बाद जादूगरनी उन दोनों के पास पहुंचकर उनके अंधेपन का कारण पूछने लगती है। एक लालची लड़की ने हमारी पिटाई करके हमारे बालों को काट दिया। बालों के कटते ही हम दोनों अंधे हो गई। जब तक हमारे बाल वापस नहीं मिलते तब तक हमारी आंखों की रोशनी वापस नहीं आएगी। आप दोनों चिंता मत करिए, मैं उस लड़की का पता लगाकर आप दोनों के बालों को वापस लेकर आऊंगी। जादूगरनी उसी वक्त अपने थैले में से जादुई तोता निकालकर जमीन पर रख देती है। सुन मेरे जादुई तोते, जल्दी से मुझे उस लड़की का पता बता जिसने इन दोनों के बाल काटे हैं। फिर जादुई तोता बारी बारी दोनों रानियों के सिर पर बैठकर अपनी दिव्य दृष्टि से सारी सच्चाई जान लेता है। वो लड़की इस समय सोने और चांदी के बालों को लेकर बाजार की ओर जा रही है। चलो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। उसके बाद तोता हवा में उड़ने लगता है और जादूगरनी तोते के पीछे चलना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में वो तोता कंचन के पास पहुँच जाता है। ठहर जा दुष्ट लड़की, अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगी। अरे ये क्या, अचानक ये जादूगरनी कहाँ से आ गई? लेकिन तभी जादुई तोता उस पर हमला कर उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। हाय मर गई रे, मेरी आंखें फूट गई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुझे बिल्कुल सही सजा मिली है, अब तू जिंदगी भर इसी तरह अंधी बनकर भटकेगी। उसके बाद जादूगरनी सोने और चांदी के बालों को लेकर दोनों रानियों के पास पहुंच जाती है और मंत्र पढ़कर उन बालों को वापस उनके सिर पर जोड़ देती है, जिससे दोनों रानियों की आंखों की रोशनी लौट आती है।
फिर जादूगरनी उन दोनों को उनके महल पहुंचा देती है। इन दोनों की आंखों की रोशनी वापस आ गई है। अभी इन्हें महल से कोई नहीं निकाल सकता। फिर सभी दरबारी जादूगरनी की बात स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों रानियां फिर से महल में रहते हुए हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं। किसी गांव में नम्रता नाम की औरत अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। नम्रता की बेटियों की शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन उसकी 5 बेटियों ने जिद पकड़ी थी कि वो 5 किसी एक ही घर में रहने वाले 5 भाइयों से शादी करेंगी। फिर आखिरकार काफी मशक्कत के बाद नम्रता को एक ऐसा घर मिल जाता है जहाँ 5 भाई रहते थे। नम्रता अपनी बेटियों की शादी उन 5 भाइयों से तय कर देती है। इस बात से नम्रता की बेटियां बहुत खुश होती हैं। फिर आखिरकार उनकी शादी का दिन आ जाता है। 5 बहनें दुल्हन का जोड़ा पहनकर तैयार होने लगती हैं। अरे निकिता, मेकअप का सामान कहाँ है? माफ करना दीदी, कल खरीदारी करते समय जल्दबाजी में मैं मेकअप का सामान दुकान पर ही भूल गई। अरे नालायक, ये तूने क्या कर दिया? बिना मेकअप के हम तैयार कैसे होंगे? देखो, हमारे गांव में कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है। अब तो हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें फौरन शहर जाकर अपना मेकअप करवाना होगा। उसके बाद 5 बहनें दुल्हन का जोड़ा पहनकर बस में सवार होकर शहर की ओर चल देती हैं। फिर शहर पहुंचने के बाद 5 एक बड़े ब्यूटी पार्लर में जाकर अपना मेकअप करवा लेती हैं। अरे वाह, हम तो बहुत खूबसूरत बन गए। सच में आंटी, आप बहुत अच्छा मेकअप करती हो। ये रहे आपके पैसे। चलो जल्दी चलते हैं, बारात आने में बहुत कम समय बचा है। लेकिन उन 5 की बस छूट जाती है। अरे बस छूट गई, अब हम क्या करें? अगर हमें जल्दी गांव पहुंचना है तो हमें शॉर्टकट रास्ते से जाना पड़ेगा जो जंगल से होकर जाता है, लेकिन वो जंगल बहुत ही खतरनाक है। अभी दिन का समय है, हम आसानी से जंगल के रास्ते से जा सकते हैं। चलो अब बातें करके समय बर्बाद मत करो। उसके बाद 5 जंगल के रास्ते अपने गांव की ओर जाने लगती हैं। लेकिन काफी देर चलने के बाद उन 5 को बहुत प्यास लगती है। तभी उन्हें अपने सामने एक घर दिखाई देता है। वो देखो, सामने घर है, चलो वहां जाकर पानी पीते हैं। उसके बाद वो 5 उस घर में पानी मांगने पहुंच जाती हैं। तभी एक डरावनी चुड़ैल दरवाजा खोलती है। उस चुड़ैल को देखते ही 5 बहनें घबरा जाती हैं। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक शाकाहारी चुड़ैल हूँ। मैं इंसानों को नहीं खाती। कहो, तुम सबको क्या चाहिए? चुड़ैल की बात सुनकर 5 बहनों का डर दूर हो जाता है। उसके बाद वो सभी चुड़ैल से पानी मांगने लगती हैं। चुड़ैल एक बड़ी बाल्टी में पानी लाकर उनके सामने रख देती है। देखो, मैं एक चुड़ैल हूँ। मुझे लोटे या गिलास से पानी पीने की आदत नहीं है, इसीलिए मेरे घर पर गिलास नहीं है। तुम 5 को इसी बाल्टी में पानी पीना होगा। कोई बात नहीं, हमें पानी मिल गया, हमारे लिए यही बड़ी बात है। फिर 5 उस बाल्टी से पानी पीना शुरू कर देती हैं। लेकिन अगले ही पल उन 5 के ऊपर एक रोशनी गिरती है और वो सभी बहुत डरावनी और बदसूरत बन जाती हैं। उसके बाद बाल्टी का सारा पानी सुनहरे रंग में बदल जाता है। अरे ये क्या, अचानक हम सब इतनी बदसूरत कैसे बन गई? ये मेरे भूतिया पानी का कमाल है। तुम सबकी सारी खूबसूरती इस भूतिया पानी में आ गई है। अब इस पानी को पीकर मैं खूबसूरत बनूंगी। उसके बाद चुड़ैल बाल्टी उठाकर सारा सुनहरा पानी पी जाती है और अगले ही पल चुड़ैल बहुत खूबसूरत बन जाती है। क्या बात है, मैं तो किसी राजकुमारी की तरह खूबसूरत बन गई हूँ। देखो, आज हमारी शादी है, दया करके हमें फिर से पहले की तरह खूबसूरत बना दो, वरना हमारी शादी टूट जाएगी। लेकिन चुड़ैल उन 5 बहनों को पीटकर वहां से भगा देती है। उसके बाद वो 5 बहनें रोते हुए एक बड़े कुएं के पास पहुंचती हैं। हमारे इस डरावने रूप की वजह से अब हमारी शादी नहीं होगी। हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें कुएं में कूदकर अपनी जान दे देनी चाहिए। हाँ, तू ठीक कहती है, इस तरह बदसूरत बनकर जीने से अच्छा है हम अपनी जान दे दें। फिर 5 कुएं में कूदने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन तभी आसमान से गुजर रही नैना परी की नजर उन पर पड़ती है। अरे, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये 5 दुल्हन एक साथ आत्महत्या करने जा रही हैं। मुझे इन्हें बचाना होगा। उसके बाद नैना 5 बहनों के पास पहुंचकर उनसे उनके आत्महत्या का कारण पूछने लगती है। वो 5 रोते हुए नैना परी को चुड़ैल के धोखे के बारे में बता देती हैं। अच्छा,
तो ये बात है, मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद नैना परी चुड़ैल के घर पहुंच जाती है और अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से चुड़ैल के ऊपर आग बरसाने लगती है। अरे मर गई रे, मेरे शरीर में आग लग गई, अरे कोई बचाओ मुझे। थोड़ी ही देर में चुड़ैल जलकर मर जाती है। उसके बाद परी उन 5 बहनों को एक जादुई पाउडर का डब्बा देते हुए कहती है, ये जादुई पाउडर है, चलो तुम सब इसे अपने चेहरे पर लगा लो। उसके बाद 5 बहनें जादुई पाउडर को अपने चेहरे पर लगाने लगती हैं और अगले ही पल में सभी बहुत खूबसूरत बन जाती हैं। फिर नैना परी 5 बहनों को अपने जादुई कालीन पर बैठाकर उन्हें उनके गांव पहुंचा देती है। फिर उन बहनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है और वो सभी अपने ससुराल जाकर हंसी खुशी रहने लगती हैं। किसी नदी में एक जलपरी और एक नागिन साथ रहती थीं। उन दोनों की एक एक बेटियां थीं। वो दोनों अपनी बेटियों को शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ा रही थीं। उनकी दोनों बेटियां रोज अपना रूप बदलकर स्कूल में पढ़ने जाया करती थीं। फिर एक दिन जब वो दोनों स्कूल से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में सपना नाम की एक लड़की उन्हें पेड़ के ऊपर रस्सी बांधते हुए दिखाई देती है। अरे वो देखो, एक लड़की पेड़ की डाली पर रस्सी बांध रही है। मुझे तो लगता है वो आत्महत्या करना चाहती है। हाँ, तो सही कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलकर उस लड़की को बचाते हैं, वरना वो अपनी जान दे देगी। उसके बाद वो दोनों सपना के पास पहुंचकर उसे रोक लेती हैं। अरे आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इस तरह आत्महत्या कर रही हो? देखो, आत्महत्या करना बुरी बात है। हमारे जीवन में चाहे जितनी भी परेशानी आ जाए, हमें कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। बताओ हमें, आखिर तुम किस परेशानी की वजह से आत्महत्या कर रही थी? मेरे जीवन में सिर्फ परेशानियों के अलावा और कुछ नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे माता पिता की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मेरे किसी रिश्तेदार ने मेरा साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि मेरे मकान मालिक ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं लोगों के यहाँ काम मांगने के लिए दर दर भटकती रही, लेकिन मुझे किसी ने काम नहीं दिया। पिछले 3 दिनों से मैं भूखी हूँ, अनाज का एक दाना तक नहीं खाया। मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहती, इसलिए मैं यहाँ आत्महत्या करने चली आई, ताकि मुझे इस दुख भरे जीवन से छुटकारा मिल जाए। सपना की बातें सुनकर दोनों को बहुत दुख होता है। उसके बाद वो दोनों उसे नदी में बने अपने घर में ले जाती हैं। फिर वो दोनों जलपरी और नागिन को सारी बात बता देती हैं। तुम दोनों ने इस दुखी लड़की को यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया। हमें हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। चलो, कुछ दिनों के लिए इस लड़की को अपना जादुई लहंगा दे देते हैं, इससे इसकी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर वो दोनों सपना को अपना जादुई लहंगा दे देती हैं। ये हमारा जादुई लहंगा है, इसे तुम 1 हफ्ते के लिए अपने पास रखो। ये तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर देगा। और हाँ, ठीक 1 हफ्ते बाद ये लहंगा हमें लाकर दे देना। उसके बाद सपना उन सभी का शुक्रिया अदा कर उस जादुई लहंगे को लेकर अपने गांव चली जाती है। सपना, तुम मेरी मालकिन हो, कहो तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपने लिए एक घर बनाना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। ठीक है, मैं अभी पैसों का इंतजाम करता हूँ। उसके बाद जादुई लहंगा हवा में उड़ता हुआ एक पेड़ के ऊपर पहुँच जाता है और उस पेड़ पर लगे ढेर सारे फलों को तोड़कर सपना के सामने रख देता है। फिर जादुई लहंगा अपनी शक्ति से उन सारे फल को सोने के रूप में बदल देता है। ये देख सपना बहुत खुश होती है। उसके बाद वो सारे फल बेचकर सपना ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लेती है। फिर सपना एक बहुत ही सुंदर मकान खरीद लेती है। दूसरी तरफ वो जादुई लहंगा सपना को ढेर सारे सुंदर कपड़े भी दे देता है। साथ ही वो सपना को उसके मनपसंद का खाना भी देना शुरू कर देता है। इस तरह सपना की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। दूसरी तरफ सपना को ठाट बाट से रहते हुए देख गांव के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन सपना के पास सारी सुख सुविधा आने के साथ साथ उसके अंदर घमंड भी आ जाता है और वो लोगों से बदतमीजी से पेश आने लगती है। दूसरी तरफ 1 हफ्ता पूरा हो जाता है, लेकिन सपना नागिन और जलपरी को उनका जादुई लहंगा वापस नहीं करती। अब ये जादुई लहंगा मैं हमेशा अपने पास रखूंगी।
फिर एक दिन सपना के घर पर कुछ गरीब लड़कियां खाना मांगने आती हैं। दीदी, हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। हमारे माता पिता नहीं हैं। हम सभी अनाथ हैं। दया करके हमें कुछ खाने को दे दो। अरे ये क्या? सुबह सुबह इन भिखारियों का मुंह देखकर मेरा सारा मूड खराब हो गया। तुम सब भागो यहाँ से और दोबारा मेरे घर पर मत आना। ऐसा मत करो दीदी, गांव में हमें किसी ने खाना नहीं दिया। आप तो बहुत अमीर लग रही हो। अगर आपके घर में कल रात की कुछ बासी रोटियां भी होंगी तो हमें दे दो। हम उन्हें ही खाकर अपना पेट भर लेंगे। मैं बासी खाना अपने घर में नहीं रखती। जो खाना बचता है मैं उसे कचरे के ढेर में फेंक देती हूँ। जाओ, सामने पड़े कचरे के ढेर से खाना निकाल कर खा लो। सपना का ये बर्ताव देख उन सभी लड़कियों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो सभी लड़कियां बहुत भूखी थीं, इसलिए वो कचरे के ढेर से खाना निकालकर खाने लगती हैं। हाँ, तुम सब इसी लायक हो। मैं रोज यहाँ कचरे के ढेर में खाना फेंकती हूँ। तुम सब यहाँ आकर खाना खा लिया करो। लेकिन तभी वहाँ जलपरी और नागिन आ जाती हैं। सपना के इस दुष्ट बर्ताव को देख उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। क्यों रे घमंडी लड़की, बुरे वक्त में हमने तेरी मदद की और तू अमीर बनने के बाद इन गरीब लड़कियों के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। सच में तू किसी की दया के काबिल नहीं है। हाँ, 1 हफ्ता पूरा होने के बाद भी इसने हमारा जादुई लहंगा वापस नहीं किया। इसे तो अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए। उसके बाद दोनों मिलकर 2 बार तालियां बजाती हैं और घर के अंदर मौजूद जादुई लहंगा हवा में उड़ता हुआ उनके पास आ जाता है। फिर नागिन के कहने पर जादुई लहंगा सपना के ऊपर ढेर सारे सड़े हुए फल बरसाने लगता है। उन फलों में लगे कीड़े सपना के शरीर से चिपक जाते हैं और उसके शरीर को नोच नोच कर खाने लगते हैं। अरे मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे। मैं तुम दोनों के हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इन कीड़ों से बचा लो, वरना ये मुझे मारकर खा जाएंगे। देखते ही देखते वो कीड़े सपना के शरीर को नोचकर उसे पूरी तरह बदसूरत बना देते हैं। दूसरी तरफ जादुई लहंगा अपनी शक्ति से सपना का सुंदर घर गायब कर देता है। इस तरह सपना पूरी तरह कंगाल और बदसूरत हो जाती है। उसके बाद नागिन और जलपरी दोनों अपना जादुई लहंगा वहां मौजूद गरीब लड़कियों को दे देती हैं। फिर 1 हफ्ता पूरा होने के बाद वो सभी लड़कियां बहुत अमीर बन जाती हैं और ईमानदारी के साथ वो जादुई लहंगा नागिन और जलपरी को वापस कर देती हैं। दूसरी तरफ गरीब बनने के बाद सपना की अकल ठिकाने आ जाती है, लेकिन उसके पास दर दर की ठोकरें खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर एक दिन अपनी जिंदगी से तंग आकर वो आत्महत्या कर लेती है। एक बार की बात है, किसी गांव में नीलम नाम की एक लड़की रहती थी। नीलम खाना बनाने का ऑर्डर लेती थी। नीलम के हाथों का बनाया हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता था। जब भी गांव में लोगों के यहाँ शादी या किसी प्रकार की पार्टी होती, तो वो सभी नीलम को अपने यहाँ खाना बनाने के लिए बुलाते थे। फिर एक दिन, नीलम, कल मेरी बेटी की शादी है। मैं चाहती हूँ कि तुम बारातियों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार करो। आप फिक्र मत करिए, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सारे बाराती उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उसके बाद शोभा नीलम को एडवांस पैसे देकर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन नीलम सारी तैयारी करके शोभा के घर खाना बनाने पहुंच जाती है। फिर कई घंटों की मेहनत के बाद नीलम सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। खाना तो मैंने तैयार कर लिया। अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। उसके बाद नीलम एक पंखे के सामने बैठकर सुस्ताने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ कावेरी वहां आ जाती है। कावेरी चुपके से नीलम के बनाए हुए खाने में लाल रंग का घोल मिला देती है। अब ये खाना खाते ही सभी लोगों के होश उड़ जाएंगे। थोड़ी देर के बाद बाराती खाना खाना शुरू कर देते हैं। अरे ये कैसा बेकार खाना है, इसमें तो जरा भी स्वाद नहीं है। मेरे मुंह का पूरा स्वाद बिगड़ गया। हाँ बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये खाना तो बहुत ही बेकार है। ऐसा लगता है ये खाना इंसानों के लिए नहीं
बल्कि जानवरों के लिए तैयार किया गया है। इस तरह वहां मौजूद सभी बाराती खाने की बुराई करते हुए प्लेट फेंक देते हैं। नीलम, ये तूने कैसा खाना बनाया है? सभी बाराती खाने की बुराई कर रहे हैं। आंटी जी, मैंने तो खाना पूरी मेहनत से बनाया है। मेरे खाने में कभी कोई खराबी नहीं निकलती। पता नहीं लोगों को खाना पसंद क्यों नहीं आ रहा। तभी शोभा थोड़ा सा खाना चख कर देखती है। अरे, लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये खाना तो बहुत ही बेकार है। ऐसा बकवास खाना मैंने आज तक नहीं खाया। दूसरी तरफ सभी बाराती शोभा को भला बुरा कहने लगते हैं और नाराज होकर शादी रुकवा देते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस नीलम की बच्ची की वजह से मेरी बेटी की शादी रुक गई। तभी वहां कावेरी आ जाती है। शोभा आंटी, अगर आप मुझे मौका दो तो मैं इन बारातियों के लिए ढेर सारा स्वादिष्ट खाना तैयार कर सकती हूँ। ये सुनकर शोभा खुश हो जाती है। हाँ हाँ बेटी, अब तू ही मेरी नाक बचा सकती है। चल जल्दी से खाना बनाना शुरू कर दे। उसके बाद कावेरी खाना बनाकर तैयार कर देती है। फिर सभी बाराती पेट भर खाना खा लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कावेरी के भड़काने में आकर सभी गांव वाले बेचारी नीलम की खूब पिटाई करते हैं। उसके बाद वो सभी लोग उसे पास के जंगल में ले जाते हैं और एक बड़े से पेड़ के साथ बांध देते हैं। इस जंगल में रहने वाले जंगली जानवर इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। यही इस दुष्ट लड़की की सजा है। चलो यहाँ से। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? बिना गलती किए मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। लेकिन करीब आधी रात को वहाँ एक तेज रोशनी होती है और जिस पेड़ के साथ नीलम बंधी हुई थी वो पेड़ सोने के पेड़ में बदल जाता है। ये देख नीलम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, ये कैसा चमत्कार है? ये पेड़ तो सोने का बन गया। हाँ बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। आधी रात के बाद मैं सोने का पेड़ बन जाता हूँ। फिर जादुई पेड़ नीलम की रस्सियां गायब करके उसे आजाद कर देता है। उसके बाद नीलम रोते हुए जादुई पेड़ को अपनी आप बीती बता देती है। नीलम की बातें सुनकर जादुई पेड़ उसके सामने एक चांदी का सुंदर लहंगा प्रकट कर देता है। बेटी, तुम इस लहंगे को पहन लो। ये तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देगा। उसके बाद जादुई पेड़ का शुक्रिया अदा कर नीलम उस चांदी के लहंगे को लेकर अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब नीलम चांदी के लहंगे को पहनती है तो लहंगा नीलम को हवा में उड़ाकर कावेरी के घर ले जाता है। अरे, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? कावेरी ने ही चालबाजी करके तुम्हें गांव वालों से मार खिलवाई थी, इसीलिए मैं उसे सबक सिखाने आया हूँ। उसके बाद जादुई लहंगा चांदी की रस्सी फेंककर कावेरी को जकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए गांव के चौराहे पर ले जाता है। देखते ही देखते वहां सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। फिर जादुई लहंगा कावेरी के ऊपर गर्म तेल की बारिश कर देता है। हाय, मर गई रे, मेरा शरीर जल गया। अरे कोई बचाओ मुझे। फिर जादुई लहंगे के धमकाने पर कावेरी गांव वालों को सारी सच्चाई बता देती है कि नीलम को परेशान करने के लिए उसने क्या क्या चाल चली थी। इस दुष्ट लड़की की वजह से बेचारे नीलम पर हमने बहुत अत्याचार किया है। चलो इसे सबक सिखाते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले मिलकर कावेरी की खूब पिटाई करते हैं और हमेशा के लिए उसे गांव से भगा देते हैं। उस दिन के बाद से नीलम के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। किसी गांव में रीना और मीना नाम की दो बहनें रहती थीं। वो दोनों गांव के तालाब से मछलियां पकड़कर बेचा करती थी। लेकिन फिर कुछ समय बाद उस तालाब की सारी मछलियां खत्म हो जाती हैं। हमारे गांव के तालाब की सारी मछलियां खत्म हो गई हैं। लगता है अब हमें मछलियां पकड़ने जंगल वाली नदी में जाना पड़ेगा। तभी उनके बगल में खड़ी एक औरत कहती है, अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो उस नदी से मछली पकड़ने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो,
क्योंकि वहाँ खतरनाक चुड़ैल रहती है। इस तरह दोनों बहनों को आगाह कर वो औरत वहाँ से चली जाती है। लेकिन दोनों बहनों के सामने और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरी में वो दोनों जंगल की नदी में मछली पकड़ने पहुँच जाती हैं। तभी अचानक उन्हें एक नाव में 5 दुल्हन रोती हुई दिखाई देती हैं। एक चुड़ैल उन्हें जबरदस्ती पकड़कर ले जा रही थी। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ, ये चुड़ैल हमें पकड़कर ले जा रही है, कोई हमारी मदद करो। देखते देखते वो चुड़ैल नाव को नदी के उस पार ले जाती है। हमें किसी भी तरह उन 5 दुल्हनों को बचाना होगा, वरना चुड़ैल उन्हें जान से मार देगी। हाँ, तूने सही कहा, हमें उन दुल्हनों को बचाना ही होगा। उसके बाद दोनों बहनें तैरती हुई नदी पार कर लेती हैं। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें चुड़ैल का घर दिखाई देता है। चुड़ैल ने 5 दुल्हनों को एक कमरे में कैद कर रखा था। फिर दोनों बहनें चुपके से घर के अंदर दाखिल होकर उन 5 दुल्हनों के पास पहुंच जाती हैं। तुम सब चिंता मत करो, हम तुम्हें बचाने आए हैं। लेकिन ये बताओ, चुड़ैल ने तुम्हें क्यों पकड़ा है? आखिर उसकी तुम सबसे क्या दुश्मनी है? हम 5 पहाड़ी के उस पार जादूगरों की बस्ती में रहती हैं। आज हम 5 की शादी थी, लेकिन ये दुष्ट चुड़ैल हमें यहाँ पकड़ कर ले आई। ये अपने 5 भाइयों के साथ हमारी शादी करवाना चाहती है। उसके बाद दोनों बहनें दुल्हनों की रस्सियां काटने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन तभी अचानक दोनों को जोरदार बिजली का झटका लगता है और वो दोनों उछलकर दूर जा गिरती हैं। वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है, उसने हमारे शरीर में जादुई रस्सी बांधी है। अरे, अब हम इस रस्सी को कैसे काटें? तुम दोनों सीधे तौर पर चुड़ैल का सामना नहीं कर सकती। अगर तुम हमें आजाद करना चाहती हो तो तुम दोनों को हमारे घर जाना होगा। हमारे घर पर अलमारी के अंदर इच्छा पूर्ति करने वाले 2 जादुई पर्स हैं। दोनों पर्स का इस्तेमाल करके तुम चुड़ैल को मार सकती हो। उसके बाद वो दुल्हन उन दोनों बहनों को अपने घर का पता बता देती है। फिर दोनों बहनें पहाड़ी की ओर चल देती हैं। काफी लंबे सफर के बाद आखिरकार दोनों उन 5 दुल्हनों के घर पहुंच जाती हैं। फिर रीना अलमारी खोलकर उसके अंदर रखे दोनों जादुई पर्स ले लेती है। उसके बाद वो दोनों बहनें वापस 5 दुल्हनों के पास पहुंच जाती हैं। ये देखो, हम दोनों पर्स लेकर आ गई हैं। अब बताओ इनका इस्तेमाल कैसे करना है? इन दोनों पर्स का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। हाँ, एक एक इच्छा पूरी करने के बाद ये दोनों पर्स जलकर राख हो जाएंगे। देखो, चुड़ैल की सारी शक्ति उसकी चोटी में है। तुम दोनों को किसी भी तरह चुड़ैल की चोटी काटनी होगी। ठीक है, हम सारी बात समझ गई। अब वो चुड़ैल जिंदा नहीं बचेगी। उसके बाद दोनों बहनें पर्स लेकर चुड़ैल के कमरे में पहुंच जाती हैं। उस समय चुड़ैल अपने 5 भूत भाइयों को दुल्हे के रूप में तैयार कर रही थी। रीना पहले जादुई पर्स को खोलकर कहती है, जादुई पर्स, जल्दी से चुड़ैल की चोटी को काट दो। रीना के इतना कहते ही जादुई पर्स के अंदर से एक बड़ी तलवार बाहर निकलकर चुड़ैल की चोटी को काट देती है। फिर अगले ही पल जादुई पर्स जलकर गायब हो जाता है। अरे ये क्या, मेरी चोटी कैसे कट गई? तभी चुड़ैल की नजर दोनों बहनों पर पड़ती है। अरे तुम दोनों कौन हो? हम दोनों तुझे जान से मारने आई हैं दुष्ट चुड़ैल। देख, हमने तेरी चोटी काट दी, अब तेरे पास कोई शक्ति नहीं बची। लेकिन अगले ही पल चुड़ैल के सिर पर एक दूसरी चोटी प्रकट हो जाती है। अरे बेवकूफो, मुझे 2 चोटियों का वरदान है। तुमने एक चोटी तो काट दी, लेकिन अब मेरी दूसरी चोटी मुझे मिल गई है। इसकी शक्ति से मैं तुम दोनों को जलाकर राख कर दूंगी। तभी मीना अपने हाथ में पकड़े पर्स को खोलकर कहती है, इस चुड़ैल और इसके 5 भाइयों को इसी वक्त जलाकर राख कर दो। फिर अगले ही पल पर्स के अंदर से ढेर सारी आग बाहर निकलकर चुड़ैल और उसके भाइयों को जलाना शुरू कर देती है। चुड़ैल अपनी जादुई चोटी की शक्ति से आग को बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फुर्ती दिखाते हुए रीना अपने चाकू से चुड़ैल की चोटी काट देती है। हाय, मर गई रे, मेरा शरीर जल रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे। दूसरी तरफ चुड़ैल के 5 भाई भी दर्द से तड़पते हुए जोर जोर से रोने लगते हैं।
फिर थोड़ी ही देर में चुड़ैल और उसके पांचों भाई जलकर राख हो जाते हैं। इस तरह रीना और मीना अपनी बहादुरी से उन पांचों दुल्हनों की जान बचा लेती है। एक दिन शिखा नाम की लड़की की शादी हो रही थी। तभी अचानक मंडप में एक चुड़ैल आ जाती है। वो चुड़ैल शिखा को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। अरे अचानक ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ। अरे तुम सब खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? चलो सब लोग इस चुड़ैल को घेर लो। आज ये चुड़ैल यहाँ से बचकर जानी नहीं चाहिए। अरे चाचा जी, ये एक चुड़ैल है। अगर हम इसके सामने गए तो ये हमें जान से मार देंगी। हाँ, हम बेवजह अपनी जान नहीं गंवाना चाहती। तुम सब हटो, मैं इस चुड़ैल से निपट लूंगा। ठहर जा चुड़ैल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूल्हा जैसे ही चुड़ैल की ओर बढ़ता है कि तभी चुड़ैल शिखा को पकड़कर हवा में उड़ने लगती है। दूसरी तरफ वो चुड़ैल शिखा को पकड़कर जंगल में मौजूद अपनी गुफा के अंदर ले जाती है। अरे तू मुझे क्यों पकड़ कर लाई है? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? चिंता मत कर, अभी तुझे सब पता चल जाएगा। उसके बाद चुड़ैल चाकू से शिखा के दोनों कान और उसकी नाक काट लेती है। अब मैंने तुझे बदसूरत बना दिया। चल जा यहाँ से। उसके बाद शिखा रोती हुई अपने गांव चली जाती है। शिखा के नाक और कान कटे हुए देख दूल्हा उससे शादी करने से इनकार कर देता है। इस तरह बेचारी शिखा की शादी टूट जाती है। दूसरी तरफ आए दिन चुड़ैल इसी तरह उस इलाके की दुल्हनों की नाक और कान काटकर उन्हें बदसूरत बना देती थी। फिर एक दिन चुड़ैल को पता चलता है कि पास वाले गांव में एक साथ 5 बहनों की शादी हो रही है। अरे वाह, आज तो 5 लड़कियों की शादी एक साथ हो रही है। मैं अभी जाकर उन सबको पकड़ कर लाती हूँ। फिर उन सबकी नाक और कान काटने पर मुझे बड़ा मजा आएगा। उसके बाद चुड़ैल हवा में उड़ती हुई गांव में दाखिल हो जाती है। चुड़ैल जैसे ही शादी के मंडप में पहुंचती है तो उसे देख वहां मौजूद सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैल उसी वक्त उन 5 दुल्हनों के ऊपर जाल फेंककर उन्हें पकड़ लेती है। उसके बाद चुड़ैल 5 दुल्हनों को लेकर वहां से निकल जाती है। अरे कावेरी, वो चुड़ैल तेरी 5 बेटियों को पकड़ कर ले गई। अब वो दूसरी दुल्हनों की तरह तेरी बेटियों की भी नाक और कान काटकर उन्हें बदसूरत बना देगी। सच में वो चुड़ैल बहुत दुष्ट है, लेकिन हम इंसान कर भी क्या सकते हैं? चुड़ैल का सामना करना हमारे बस की बात नहीं है। तुम सब चिंता मत करो, मेरी बेटियां उस चुड़ैल का खेल खत्म कर देंगी। तुम सबको नहीं पता, मैंने बचपन से ही अपनी बेटियों को तरह तरह के जादू सिखाए हैं। मेरी बेटियां बड़ी से बड़ी चुड़ैल का सामना कर सकती हैं। दूसरी तरफ चुड़ैल उन 5 बहनों को लेकर अपनी गुफा में दाखिल हो जाती है। फिर चुड़ैल जाल काटकर 5 बहनों को जमीन पर बैठा देती है। अब मैं एक एक करके तुम सबकी नाक और कान काटूंगी। बोलो, तुम में से पहले कौन अपनी नाक और कान कटवाना चाहती है? देख चुड़ैल, हम तुझे बचने का आखिरी मौका देते हैं। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो हमेशा के लिए यहाँ से दूर चली जा, वरना तू नहीं बचेगी। आज तक तूने बहुत सारी दुल्हनों को बदसूरत बनाया है, लेकिन हमें पकड़कर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर भी हम तुझे बचने का एक मौका दे रही हैं। चल इसी वक्त भाग जा यहाँ से। ये सब सुनकर चुड़ैल दंग रह जाती है। अरे ये क्या? ये सब मुझसे डरने की बजाय मुझे ही धमकी दे रही हैं। अरे आखिर तुम सब अपने आप को क्या समझती हो? ठहरो, अभी मैं तुम सबको बताती हूँ। उसके बाद चुड़ैल बड़ा सा चाकू उठा लेती है, लेकिन तभी 5 बहनें एक सुनहरी लिपस्टिक अपने होठों पर लगाना शुरू कर देती हैं। लगता है सच में ये सभी पागल हैं। मैं इनके सामने चाकू लेकर खड़ी हूँ और इन सबको मेकअप करने की पड़ी है। उसके बाद चुड़ैल एक दुल्हन को पकड़कर चाकू से उसकी नाक काटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे बिजली का झटका लगने लगता है और वो उड़ती हुई धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। हाय, मर गई रे, मेरी हड्डी पसली टूट गई। हमने तुझे पहले ही समझाया था, लेकिन तूने हमारी बात नहीं सुनी। अब हम तुझे सबक सिखाएंगे। उसके बाद वो 5 चुड़ैल को पकड़ लेती हैं और उसके होठों पर सुनहरी लिपस्टिक लगाना शुरू कर देती हैं। फिर अगले ही पल चुड़ैल का चेहरा जलने लगता है। हाय, मर गई रे, मेरा चेहरा जल रहा है।
देखते ही देखते वो आग चुड़ैल के शरीर को जलाने लगती है और थोड़ी ही देर में चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। इस तरह उस दुष्ट चुड़ैल का खात्मा हो जाता है। उसके बाद वो पांचों बहनें वापस अपने गांव चली जाती हैं। फिर पांचों की शादी हो जाती है और वो सभी अपने ससुराल जाकर हंसी खुशी रहने लगती हैं। रानी परी की दोनों बेटियां बहुत ही भुक्कड़ थी। साथ ही वो दोनों बहुत ही बेरहम और मतलबी थी। वो दोनों रोज पृथ्वी पर जाकर वहाँ तरह तरह की स्वादिष्ट चीजें खाया करती थी। इसी तरह एक दिन दोनों पृथ्वी के बाजार में घूम रही थी। तभी उन्हें पानी पूरी का ठेला दिखाई देता है। अरे वो देख, सामने पानी पूरी बिक रही है। पानी पूरी देखते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। चल आज पेट भर पानी पूरी खाते हैं। फिर दोनों बहनें पानी पूरी के ठेले पर पहुंच जाती हैं। सुन लड़की, हमें जल्दी से पानी पूरी खिला दे, हमें बहुत भूख लगी है। लड़की दोनों बहनों को पानी पूरी खिलाने लगती है। अरे वाह, ये पानी पूरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आज तुम्हें जी भर के पानी पूरी खाऊंगी। फिर सोचना क्या, चल अपने शरीर का आकार बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद दोनों बहनें अपने शरीर का आकार बड़ा कर लेती हैं। ये नजारा देख पानी पूरी बेचने वाली लड़की की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर दोनों बहनें लड़की के सामने जमीन पर बैठ जाती हैं। चल अब बिना रुके जल्दी जल्दी हमें पानी पूरी खिला। बेचारी लड़की कुछ नहीं कह पाती और दोनों को पानी पूरी खिलाने लगती है। थोड़ी ही देर में दोनों बहनें सारी पानी पूरी खाकर खत्म कर देती हैं। आप दोनों की पूरी 2000 रुपए हुए हैं। चलिए अब आप दोनों मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। किस बात के पैसे? हमने आज तक कभी किसी को पैसे दिए हैं जो तुझे पैसे देंगे? बड़ी आई पैसे वाली। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो। देखो मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरे घर पर मेरे बूढ़े माता पिता हैं। उनकी दवाई में बहुत पैसे खर्च होते हैं। दया करके मुझे मेरे पैसे दे दो। अरे ये लड़की तो पीछे ही पड़ गई। लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। उसके बाद रानी परी की दोनों बेटियां उस लड़की के हाथ पकड़कर उसे हवा में उठा लेती हैं। फिर वो दोनों उस लड़की को पास के कुएं में फेंक देती हैं। उस लड़की को कुएं में फेंकने के बाद वो दोनों बहनें हंसती हुई वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ आसपास के कुछ लोग उस लड़की को बचाकर कुएं से बाहर निकाल लेते हैं। फिर एक दिन दोनों बहनें एक बड़े रेस्टोरेंट में पिज्जा खाने जाती हैं। दोनों बहनें एक एक कर ढेर सारे पिज्जा खा लेती हैं। जब रेस्टोरेंट की मालकिन उनसे पैसे मांगती है तो वो दोनों उसकी पिटाई करके वहाँ से चली जाती हैं। इस तरह दोनों बहनें अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके सभी लोगों को परेशान किया करती थी। फिर एक दिन रानी परी को उन दोनों की हरकतों के बारे में पता चल जाता है। आजकल तुम दोनों की कुछ ज्यादा ही शिकायतें आ रही हैं। तुम्हारी वजह से दूसरी परियों के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। आखिर तुम दोनों कब सुधरोगी? माँ, हमें तुम्हारा भाषण सुनने की आदत नहीं है। बेकार में चपड़ चपड़ करके हमारा दिमाग मत खराब करो। हाँ, इस वक्त हम दोनों पृथ्वी पर खाना खाने जा रही हैं। रात को हम दोनों देर से लौटेंगी। हमारा इंतजार मत करना। इस तरह रानी परी की बेइज्जती करके उसकी दोनों बेटियां वहाँ से चली जाती हैं। पृथ्वी पर जाने के बाद उन्हें एक जगह शादी होते हुए दिखाई देती है। अरे वाह, यहाँ खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है यहाँ तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बने हैं। अब मुझसे नहीं रहा जाता। चल जल्दी चलते हैं, वरना ये बाराती खाना खाकर खत्म कर देंगे। उसके बाद दोनों बहनें हॉल में दाखिल हो जाती हैं। यहाँ तो एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट पकवान रखे हैं। लगता है हमें अपने शरीर का आकार बड़ा करना पड़ेगा, तभी हम इन पकवानों का स्वाद चख पाएंगी। फिर दोनों बहनें अपने शरीर का आकार बड़ा कर लेती हैं। सुनो, सब दूर हट जाओ। यहाँ रखा सारा खाना हमें खाना है। हाँ हाँ परी जी, आप फिक्र मत करिए, कोई बीच में नहीं आएगा। आप दोनों को जितना खाना खाना है आप खाइए। उसके बाद दोनों बहनें खाना खाना शुरू कर देती हैं और देखते ही देखते वहाँ मौजूद सारे बर्तन खाली हो जाते हैं। खाना खाने के बाद दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक उनके पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है और वो दोनों जमीन पर गिरकर तड़पने लगती हैं। अरे ये क्या, अचानक मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। पता नहीं इन्होंने खाने में क्या मिलाया था। हमने खाने में ढेर सारा जहर मिलाया था ताकि तुम दोनों को जान से मारकर हम तुम्हारे अत्याचारों से मुक्त हो जाएं। तुम सबने हमारे साथ बहुत बुरा किया, तुम में से कोई नहीं बचेगा। लेकिन दोनों बहनों में जमीन से उठने की ताकत नहीं थी। थोड़ी ही देर में दोनों तड़पते हुए मर जाती हैं। उसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग उन दोनों की लाश उठाकर समुंदर में बहा देते हैं।
इस तरह रानी परी की दोनों दुष्ट बेटियों को मासूमों को परेशान करने की सजा मिल जाती है। तारा और उसकी बेटी सुमित्रा दोनों का ही रंग बहुत काला था। सुमित्रा की शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन काले रंग की वजह से कोई भी लड़का उसके साथ शादी करने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन तारा कावेरी नाम की औरत के घर रिश्ते की बात चलाने जाती है। अरे तारा, तूने मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे की? तेरी बेटी काली और बदसूरत है। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस कलूटी को अपने घर की बहू बनाऊंगी? चल निकल यहाँ से, वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। कावेरी बहन, ऐसी बातें मत करो। मेरी बेटी का रंग काला जरूर है, लेकिन वो घर के सारे काम जानती है। साथ ही वो बहुत स्वादिष्ट खाना भी बनाती है। मेरा यकीन करिए, मेरी बेटी आपकी बहुत सेवा करेगी। देख, तेरी ये बेकार की बातें सुनकर मैं अपना इरादा नहीं बदलने वाली। तेरी काली बेटी को अपनी बहू बनाकर मुझे रिश्तेदारी में अपनी बेइज्जती नहीं करवानी, समझ गई ना? चल निकल यहाँ से। कावेरी की बातें सुनकर तारा को बहुत दुख होता है और वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी के काले रंग की वजह से कोई भी मेरी बेटी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं है। बेचारी तारा सड़क के किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक तारा के सामने से एक खूबसूरत परी गुजरती है। उस परी की खूबसूरती देख तारा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके बाद वो परी का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। मुझे बहुत भूख लगी है, आज मैं पिज्जा खाऊंगी। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाने लगती है और उसके सामने एक पिज्जा प्रकट हो जाता है। फिर परी मजे से पिज्जा खाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ खिड़की के पास खड़ी तारा ये सारा नजारा देख लेती है। अरे, इस परी की जादुई छड़ी तो बहुत ही शक्तिशाली है। अगर ये जादुई छड़ी मुझे मिल जाए तो मैं उसकी शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी बेटी को खूबसूरत बना सकती हूँ। मुझे किसी भी तरह परी की जादुई छड़ी चुरानी होगी। फिर थोड़ी देर बाद पिज्जा खाकर परी अपने कमरे में सोने चली जाती है। ये देख तारा परी की जादुई छड़ी चुराकर अपने घर की ओर चल देती है। अब मैं इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके अपनी बेटी को खूबसूरत बना दूंगी और उसकी अच्छे घर में शादी करवा दूंगी। लेकिन तभी अचानक वो जादुई छड़ी तारा के हाथ से छूटकर हवा में उड़ने लगती है। मुझे चुराकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी लालची औरत, अब मैं तुझे इसकी सजा दूंगी। उसके बाद जादुई छड़ी अपनी शक्ति से तारा के शरीर को बहुत विशाल बना देती है। अब तू एक विशाल बीमार औरत बनकर यहीं जंगल में पड़ी रहेगी। फिर अगले ही पल तारा बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ जादुई छड़ी हवा में उड़ती हुई वापस परी के घर पहुंच जाती है। उधर तारा की बेटी सुमित्रा घर पर तारा के आने का इंतजार कर रही थी। तभी उसके पास रीना नाम की उसकी सहेली आती है। सुमित्रा, अचानक तुम्हारी माँ का शरीर किसी राक्षस की तरह बड़ा हो गया है। वो जंगल में बेहोश पड़ी है। ये सुनते ही सुमित्रा के होश उड़ जाते हैं। फिर सुमित्रा अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। अपनी माँ की हालत देख सुमित्रा दुखी होकर रोने लगती है। मेरी माँ बेहोश है, मुझे किसी भी तरह इनका इलाज करवाना होगा। लेकिन तारा का शरीर बहुत बड़ा हो गया था, जिस वजह से उसे अस्पताल तक ले जाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए सुमित्रा अस्पताल से डॉक्टरों को वहीं बुलाकर अपनी माँ का इलाज वहीं करवाना शुरू कर देती है। तुम्हारी माँ को होश में लाने के लिए इसे ढेर सारे इंजेक्शन लगाने होंगे, लेकिन वो सारे इंजेक्शन बहुत महंगे हैं। क्या तुम सारा खर्चा उठा सकती हो? मेरी माँ के सिवाय मेरा कोई नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी माँ को ठीक करके ही रहूंगी। उसके बाद सुमित्रा अपने घर को बेचकर अपनी माँ का इलाज करवाने लगती है। फिर आखिरकार कुछ दिनों बाद तारा को होश आ जाता है। माँ, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तारा सुमित्रा को सारी घटना के बारे में बता देती है। तुम चिंता मत करो माँ, मैं उस परी के पास जाकर विनती करूंगी कि वो तुम्हें ठीक कर दे। उसके बाद सुमित्रा परी के घर जाकर उसे सारी बात बता देती है। तुम्हारी माँ ने लालच में पड़कर चोरी की है, इसलिए मेरी जादुई छड़ी ने उसे सजा दी है। मेरी माँ ने मुझे खूबसूरत बनाने के लिए आपकी जादुई छड़ी चुराई थी, ताकि खूबसूरत होने के बाद मेरी शादी हो सके। परी जी, मेरी माँ बहुत ही अच्छी है, उसने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। दया करके आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। इस तरह सुमित्रा दुखी होकर रोने लगती है। सुमित्रा को रोते देख परी को उस पर तरस आ जाता है।
उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर सुमित्रा के शरीर को पहले की तरह सामान्य कर देती है। ये देख सुमित्रा बहुत खुश होती है। ये लो सुमित्रा, ये जादुई बिस्किट है, इसे खा लो। इसे खाने के बाद तुम मेरी तरह खूबसूरत बन जाओगी। फिर सुमित्रा बिस्किट खाकर खूबसूरत बन जाती है। उसके बाद परी सुमित्रा और तारा को नया घर खरीदने के लिए उन्हें ढेर सारे सोने के सिक्के देकर वहाँ से चली जाती है। फिर तारा एक नया घर खरीद लेती है और कुछ ही दिनों बाद वो अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घर में करवाकर सुकून से रहने लगती है। एक बार की बात है, किसी गांव में सपना नाम की गरीब लड़की रहती थी। सपना की माँ सब्जियां बेचने का काम करती थी। सपना की माँ बहुत मेहनती थी। वो सारा दिन घूम घूम कर सब्जियां बेचती थी ताकि वो सपना की पढ़ाई का खर्च उठा सके। उधर सपना भी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी। फिर एक दिन सपना के स्कूल में कुछ लोग आते हैं। हम एक बड़ी कंपनी से आए हैं। हम हर साल लड़कियों के बीच स्विमिंग कंपटीशन करवाते हैं। हमारी कंपनी जीतने वाली लड़की को पूरे 5 लाख रुपए का इनाम देती है। ये सुनकर सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं। तुम में से जो भी लड़कियां कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहें, वो अपना नाम लिखवा सकती हैं, लेकिन हमारी एंट्री फीस 10,000 रुपए है। कोई बात नहीं, मैं आज ही अपनी मम्मी से पैसे लेकर जमा करा दूंगी। हाँ, कल मैं भी अपने पापा से पैसे लेकर टीचर को दे दूंगी। इस तरह सभी लड़कियां स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने की बातें करने लगती हैं। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। बेटी, मैंने सुना है तेरे स्कूल में स्विमिंग कंपटीशन होने वाला है। जीतने वाली लड़की को पूरे 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। क्या ये बात सच है? हाँ माँ, ये बात सच है, लेकिन मुझे तो तैरना नहीं आता और वैसे भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए 10,000 रुपए की एंट्री फीस भरनी पड़ेगी। देख बेटी, हमें ये बहुत अच्छा मौका मिला है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अगर तू मेहनत करेगी तो तू कुछ ही दिनों में तैरना सीख जाएगी। और तू पैसों की फिक्र मत कर, मैं किसी तरह कर्ज लेकर पैसों का इंतजाम कर लूंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर सपना को बड़ी हिम्मत मिलती है। फिर अगले दिन सपना की माँ कई लोगों से थोड़े थोड़े पैसे उधार लेकर 10,000 रुपए जमा कर लेती है। ये ले बेटी, ये पैसे ले जाकर अपने स्कूल में जमा कर दे। पैसे पाकर सपना बहुत खुश होती है और अपनी टीचर को सारे पैसे देकर स्विमिंग कंपटीशन में अपना नाम लिखवा लेती है। उसके बाद सपना गांव की नदी के किनारे पहुंच जाती है। फिर सपना अपनी कमर में रस्सी बांधकर उसे एक पेड़ के साथ बांध देती है। उसके बाद वो नदी में उतरकर तैरने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी अचानक रस्सी टूट जाती है और सपना नदी के बहाव में बहने लगती है। अरे कोई बचाओ मुझे, अरे कोई मेरी मदद करो। देखते ही देखते नदी का पानी सपना को बहाकर वहाँ से बहुत दूर ले जाता है। दूसरी तरफ शाम होने पर भी सपना घर नहीं लौटी। ये देख उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन अभी तक मेरी बेटी लौटकर नहीं आई। पता नहीं वो किस हाल में होगी। उसके बाद सपना की माँ चारों तरफ सपना को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे सपना कहीं नहीं मिलती। फिर दुखी होकर सपना की माँ अपने घर लौट जाती है। दूसरी तरफ नदी का पानी सपना को बहाकर परिदेश में ले जाता है। तभी एक दयालु परी की नजर सपना पर पड़ती है। वो परी फौरन सपना को बचाकर किनारे ले आती है। अरे ये बेचारी तो बेहोश है, इसे अपने घर ले जाती हूँ। उसके बाद परी सपना को घर ले जाती है और उसे जादुई शरबत पिलाकर होश में ले आती है। फिर परी के पूछने पर सपना उसे सारी बात बता देती है। अच्छा, तो तुम तैरना सीखना चाहती हो? ठीक है, मैं तुम्हें परिदेश की जादुई नदी में ले जाऊंगी। वहाँ परियों की क्लास चलती है, तुम भी वहाँ तैरना सीख लेना। उसके बाद वो परी सपना को परियों की क्लास में ले जाती है। वहाँ मौजूद सभी परियां सपना के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती हैं और उसे तैरना सिखाने लगती हैं। कुछ ही दिनों में
सपना परियों के साथ तैरना सीख जाती है। क्या बात है सपना, आज तो तुमने सभी परियों को हरा दिया। सच में तुम तो तैराकी में एक्सपर्ट हो गई। ये सब आप लोगों की मेहरबानी के कारण हुआ है, जो आप लोगों ने मुझ गरीब लड़की की मदद की है। मैं आप सबका एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। फिर अगले दिन, बेटी सपना, मेरी इस जादुई झाड़ू पर बैठ जाओ, ये तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचा देगी। और हाँ, इस जादुई आलू को अपने पास रखो। स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने से पहले इस आलू को खा लेना। इस आलू को खाते ही तुम्हारे अंदर कसब की फुर्ती आ जाएगी और कोई भी लड़की तुम्हें नहीं हरा पाएगी। ये सुनकर सपना बहुत खुश होती है। उसके बाद वो जादुई झाड़ू में सवार होकर अपने घर पहुंच जाती है। सपना को देख उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो उसे गले लगाकर रोने लगती है। फिर सपना अपनी माँ को जादुई आलू और परियों के बारे में सब बता देती है। तभी सपना के पड़ोस में रहने वाली काजल नाम की लड़की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है, ये जादुई आलू खाकर कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है। अगर ये जादुई आलू मुझे मिल जाए तो फिर मैं स्विमिंग कंपटीशन जीतकर 5 लाख रुपए हासिल कर लूंगी। फिर उसी रात काजल चुपके से सपना के घर में दाखिल हो जाती है और जादुई आलू को एक साधारण आलू से बदल देती है। अगले दिन सपना साधारण आलू को खाकर स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने पहुंच जाती है। दूसरी तरफ काजल जादुई आलू खाकर बहुत खुश होती है। कंपटीशन शुरू होते ही सभी लड़कियां तेजी से तैरना शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ जादुई आलू खाने की वजह से काजल सभी लड़कियों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगती है। मुझे किसी भी तरह इस कंपटीशन को जीतना होगा, वरना मेरी गरीबी कभी दूर नहीं होगी। उसके बाद सपना पूरे जोश के साथ तैरना शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो काजल को भी पीछे छोड़ देती है। सपना की रफ्तार देख काजल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देखते ही देखते सपना सभी लड़कियों को हराकर स्विमिंग कंपटीशन जीत लेती है। उसके बाद सपना को 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर दे दिए जाते हैं। फिर शाम को सपना जब पैसे लेकर अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में काजल उसे रोक लेती है। इससे पहले कि सपना कुछ समझ पाती, काजल उस पर डंडे से वार कर देती है। माँ, बचाओ मुझे, अरे कोई बचाओ। देखते ही देखते बेचारी सपना घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। फिर काजल सपना के पैसे लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वहाँ सपना की मदद करने वाली परी आ जाती है। ठहर जा दुष्ट लड़की, कहाँ भाग रही है? उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी से एक जादुई सैंडल प्रकट कर देती है और वो सैंडल काजल की पिटाई करने लगती है। अरे मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अरे कोई बचाओ मुझे। देखते ही देखते वो जादुई सैंडल काजल को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देती है। उसके बाद काजल रोते हुए वहाँ से भाग निकलती है। दूसरी तरफ परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर सपना के जख्मों को पूरी तरह ठीक कर देती है। फिर परी सपना को सही सलामत उसके घर पहुँचा देती है। ये लो बेटी, ये जादुई सैंडल हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगी। फिर परी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ इनाम के पैसों से सपना और उसकी माँ की परेशानियाँ हल हो जाती हैं और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।